हाय गाइस, नक्स्ट 3 का हम लोग क्रैश कोर्स देखने वाले हैं। जो लेटेस्ट रिलीज है वह नक्स्ट 3.3 ये रिलीज है लेटेस्ट। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं क्रैश कोर्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट है next.com, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे या फिर डॉक्स में क्लिक करेंगे तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इसमें गेट स्टार्टेड में क्लिक करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो जूम कर देता हूँ। नक्स्ट क्या है? नक्स्ट एक फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं और यहाँ पर आपको व्यू जेएस यूज़ करने का मौका मिलता है। यानी कि नक्स्ट जेएस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उससे पहले व्यू जेएस आपको आना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो नक्स्ट अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो देखिए पूरा, आपको इसको सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। नक्स्ट सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, आपको आना चाहिए HTML, CSS और साथ में Vue.js। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो फिर आप नेक्स्ट भी सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बस इसको फॉलो करते हुए। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इंस्टॉलेशन है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है। बट इतना डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं बिकॉज ये क्रैश कोर्स है और डिटेल के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि कहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आप Vue.js नहीं जानते तो Vue.js जानने के लिए आप Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट इसका बना के रखा, मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा Vue.js। इसको ओपन करेंगे तो Vue.js आप बारीकी से एकदम A to Z, जीरो से हीरो आप बन सकते हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और थोड़ा सा संयम बना के इसको देखेंगे। उस केस में सारी चीज़ें मैंने बताई है, A to Z सब कुछ बताया। आप Vue.js में मास्टरी हासिल कर सकते हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे उस केस में। जहाँ तक बात रही नक्स्ट की मास्टरी की, तो इस वीडियो को देखकर आप नक्स्ट में प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेप्थ में सीखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा नक्स्ट जैस का जो ये प्लेलिस्ट है नक्स्ट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए बिकॉज यहाँ पर हमने डेप्थ में सीखा है कि नक्स्ट किस तरीके से काम करता है और उसमें किस हर एक छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। थोड़ा सा संयम बना के देखना पड़ेगा बिकॉज ये बड़ा है, लेकिन नॉलेज भी यहाँ डेप्थ में दिया गया है। तो जिसको चाहे उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर आप इसी को देखकर अगर जो जल्दी सीखना चाहते हैं और डेप्थ में नहीं जाना है उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है और आप इससे नेक्स्ट सीख सकते हैं आराम से। सो यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। आप यहाँ से गाइड इसका और डिटेल में चेक कर सकते हैं। API अगर इसका चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट का एक फंक्शन का डिटेल में बताया गया, एक यूटिल्स का डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इसका। हालांकि कंप्लीट नहीं है, इनका कहना है कि कंप्लीट नहीं है, मगर जो भी लिखा गया अच्छा है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने लाइव एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें जो मॉड्यूल्स बनाए इन लोगों ने, जैसे टेलविंड का मॉड्यूल अलग से बना के आपको दे दिया गया। आप अगर कोई आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो उसका मॉड्यूल अलग से बना के दे दिया गया ताकि आपको ज़्यादा कन्फिग्रेशन ना करना पड़े। बाकी यहाँ शो केस वगैरह है, सपोर्ट और ब्लॉग है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है बिकॉज ये खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि अभी इनका इनकम्प्लीट है डॉक्यूमेंटेशन और इस पर ये काम कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक काम हो जाता है हमारा। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी इसमें हम लोग करते हैं, डॉक में चलते हैं, चलिए डॉक में चलते हैं और अपना एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए गेट स्टार्टेड में जाते हैं, यहाँ से इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के बाद हमें यहाँ पर देखिए हमें मौका मिलता है NPX से हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको NPX नक्सी INIT और फिर प्रोजेक्ट का नाम ये लिखना होता है। तो चलिए हम लोग इसको, आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, नोड आप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको ये सारे NPM वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उसी के साथ, इसलिए नोड आपका इंस्टॉल रहना चाहिए। तो चलिए प्रोजेक्ट में चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक कोड में इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बात करें। पहले एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। C ड्राइव में बनाना है तो हम लोग चलते हैं, पहले C ड्राइव में आते हैं, यहाँ से CD डॉट करके CD/ करके इसमें आ जाते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था NPX नक्सी INIT वो हमने पेस्ट किया। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है हुआ, तो मैं नाम रखता हूँ नेक्स्ट 3 क्रैश कोर्स। ये मैंने नाम रखा है, इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए C ड्राइव में, इस नेक्स्ट 3 क्रैश कोर्स इस नाम से। देखिए प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब ये कहता है कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आप इसमें देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आपको दिखाता हुआ चलूँ, कहता है कि ये क्रिएट करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को VS कोड पे ओपन करना, जो कि मेरा ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद आपको इसके अंदर जाकर और NPM इंस्टॉल करके सारे पैकेजेस को रन करना पड़ेगा, मतलब सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर में, तो CD नेक्स्ट 3 इसके अंदर चलते हैं। मैं इसके अंदर आ गया और यहाँ पर NPM आई या फिर NPM इंस्टॉल किए, जो कि ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दें आपके लिए।
थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है बिकॉज ये बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं कि ये इसको इंस्टॉल करने पड़े, इस प्रोजेक्ट को सेटअप वगैरह करने में, तो थोड़ा सा संयम बना के और इसको समय देना पड़ेगा। चलिए सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। तो ओपन फोल्डर में क्लिक करना है, देन सी ड्राइव में जाना है जहाँ आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। तो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक किया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 3 का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग टर्मिनल चलते हैं, न्यू टर्मिनल, और ये हमें यहाँ पर ओपन होकर मिल जाता है। इसको रन कैसे करना है यहाँ पर बताया गया होगा डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट सर्वर कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है yarn dev, या फिर आप npm dev लिख के भी रन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये वाला काम करते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस चीज़ को, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर करते हैं npm, ये नहीं करना था, npm run dev और --- लिखेंगे तो आपका ये ब्राउज़र में ओपन करके आपको देगा, या फिर npm run dev भी लिखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कि आप उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के साथ हमें हमारा प्रोजेक्ट दिखाएगा। देखिए इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, एक बेसिकली ये एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, बिल्ट इन कंपोनेंट है जो हमें मिलता है, जिसके थ्रू आप इस चीज़ को देख पाते हैं। तो हम लोग इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ लिंक किया हुआ है, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, इसमें रहने देते हैं। और अब हम लोग आते हैं कोडिंग पे, बिकॉज हमारा अब काम शुरू होना चाहिए, काफ़ी समय हमारा इसमें चला गया है। कोड में उससे पहले थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर का समझ लीजिए। ये .next फोल्डर हमारा क्रिएट होता है जब हम लोग npm run dev करते हैं, तो ये हमारा ऑटो जनरेट होता है और इस पे हमारा, इसी से हमारा जो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जो आपको दिख रहा है, ये उसी फोल्डर की वजह से दिखाई देता है जनरेट होकर। उसके बाद नोड मॉड्यूल से जिस पे सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद हमारे इसमें एक पब्लिक डायरेक्टरी है जिसपे जो भी लिखेंगे वो पब्लिकली हमारा सर्व होगा। देन हमारा गिट इग्नोर फाइल है, ये आपको पता होगा, अगर आपको गिट में इसको पुश करते हैं तो यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वह सारा इग्नोर कर दिया, यानी ये गिटहब पे हुआ जाएगा नहीं। उसके बाद npmrc है, ये npm का हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए मान लीजिए कि उस तरीके का कुछ फाइल है जिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि क्या किस तरीके से आपका बिहेव करे कुछ npm से रिलेटेड चीज़ें, उसका आप इसके अंदर लिख सकते हैं। app.view इस next3 एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा कोडिंग शुरू होता है, ऐसा कह सकते हैं। देन हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है next.config.ts फाइल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि package.lock.json फाइल है हमारा, जो कि हमारे सारे वर्जन को कंट्रोल करके रखता है। देन पैकेज.json फाइल, जिस पे हमारा क्या डेव डिपेंडेंसी वगैरह क्या स्क्रिप्ट हम लोग रन करते हैं, जब हम npm run dev करते हैं तो ये रन होता है behind the scene next dev। इस तरीके से आपको अगर बिल्ड बनाना, प्रोडक्शन बिल्ड, तो आप npm रन बिल्ड करेंगे तो नेक्स्ट बिल्ड ये रन करवाएगा। इस तरीके से जनरेट का होता है, प्रीव्यू और पोस्ट इंस्टॉल का होता है। देन इसके बाद हमारा एक readme.md फाइल है, जो कि readme फाइल है नॉर्मल सा, और इसमें एक हमारा टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये ts.config.json फाइल हमारे यहाँ पर बना हुआ है। एक ये जो आपको एरर देखने को मिलता है जब भी आप किसी ts फाइल पे चलते हैं तो आपको ये मिल जाता है, ये वाला देखिए इसमें मिल रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नया पैकेज इसमें इंस्टॉल कर दीजिएगा। इसी npm इंस्टॉल टाइप नोड और सेव डेव डिपेंडेंसी में इंटर की प्रेस करते हैं, और ये जैसे इंस्टॉल होगा ये हमारा जो एरर आ रहा है बेवजह का, ये नहीं आएगा। इसको हमने किया इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है रीस्टार्ट। एक बार रीस्टार्ट करने के बाद आपका ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वाले फिक्स कर लें इसको, या फिर जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया सेपरेटली उसको ये बिल्ट इन लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सो हमने सब कुछ देख लिया, ये फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, बात करते हैं हम लोग इस फाइल की जो कि एंट्री पॉइंट है app.view की। app.view हमारा इसमें एक एंट्री पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि app.view के बिना आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, आप app.view के बिना भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मगर अभी के लिए यह एंट्री पॉइंट जिसपे ये कॉम्पोनेंट है, जिसकी वजह से आपको ये वाली पेज देखने को मिलती है। अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, मैं इसको रन कर लेता हूँ npm run dev --- और ये हमारा ये रन हो जाए पहले इस पर, कि यहाँ पर हमारा ये रन हो रहा है, होने देते हैं। और यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये कॉम्पोनेंट मुझे नहीं चाहिए, जहाँ से बात उसको चाहिए नहीं होगा वो हमारा। यहाँ पर एक h1 लिख दें और यहाँ पर लिखें दिस इज next3 और इसको सेव करें तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए दिस इज next3, जो भी आप कोड यहाँ पर लिखेंगे वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दिमाग में डाल लीजिए कि ये app.view हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे next3 का। अभी इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा है पेजेस का, कि आप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। उसके लिए आपको पेजेस डायरेक्टरी बनाना पड़ता है। तो हम लोग न्यू फोल्डर, यहाँ से पेजेस, हमसे एक डायरेक्टरी बनाइए और यहाँ पर अब आप कोई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि होम डायरेक्टरी, यानी कि रूट फाइल आपको बनाना, होम डायरेक्टरी नहीं, होम फाइल या फिर रूट फाइल आपको बनाना है, या फिर इंडेक्स फाइल जिसे हम लोग कहते हैं बनाना है। आपको index.view जो भी फाइल बनेगी वो view.view के साथ बनेगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक व्यू कॉम्पोनेंट ही है। सो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप vbase करके मैं लिखूंगा तो मुझे ये मिल जाता है। इस पर स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा। हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, JS यूज़ करेंगे, इसको हटा सकते हैं आप।
और ये एक्सटेंशन वी बेस मुझे कहाँ से मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर मैंने एक स्निपेट का एक्सटेंशन किया है इंस्टॉल, जिसकी वजह से मुझे वो मिलता है। देखिए ये एक्सटेंशन है Vue3 VS कोड स्निपेट, तो इससे मुझे वो मिल जाता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको चाहिए तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है, जो जिसका नाम मैंने रखा है index.view। आप इस तरीके से अलग अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बट एक पेज में भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर मैं अगर मैं लिख दूँ कि ये होम पेज है, हम लिखते हैं होम पेज, इसको सेव करें तो ये पेज हमें दिखना चाहिए। तो दिखेगा कैसे, वही दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा दिस इज next3। तो ये तो हमें add.view वाला ही दिख रहा है मुझे, तो ये पेज देखना है। अगर आपको ये पेज या फिर इनमें से कोई भी अगर आप पेज बनाते हैं, पेजेस डायरेक्टरी के अंदर आप कोई भी पेज बनाते हैं, अगर वह आपको चाहिए तो उसके लिए आपको app.view के अंदर में यहाँ पर ये लिखने के बजाय आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज, एक ये वाला कंपोनेंट जो हमें ये प्रोवाइड करता है। अब जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज लिखते हैं, वैसे ये क्या करता है, पेजेस डायरेक्टरी के अंदर जो भी पेजेस हैं उसको यहाँ पर डालना शुरू कर देता है। उसको मैंने सेव किया और यहाँ पर आप देखेंगे आपको होम पेज दिखाई देगा। इसी तरीके से आप अलग अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और हर एक पेज का अपना एक रूट बनता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करके दिखाऊँ, यहाँ पर जैसे मैंने इसमें about.view लिखा, अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट पेज। तो ये अबाउट पेज और ये index.view ये जो पेज था, ये रूट पे हमारा मतलब स्लैश पे हमारा एक रूट बनाता है और उस पर हमें दिखाई देता है होम पेज, जिसकी वजह से आप जब डोमेन हिट करते हैं तो आपको होम पेज दिखाई देता है। उसी तरीके से जब आपने इस पेजेस डायरेक्टरी के अंदर में एक फाइल क्रिएट किया about.view, तो about.view से हमारा एक रूट बनता है /about। जब आप /about हिट करेंगे तो आपको इस पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वह रेंडर होकर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं और दिखाता हूँ मैं /about लिख के, देखिए आपको अबाउट पेज देखिए। उसी तरीके से आप एक और बना सकते हैं कॉन्टैक्ट, एक और पेज आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे contact.view और आप इसको कॉपी कर लीजिए, किसी को भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज contact.view, यानी कि यहाँ पर अब आपको एक और रूट मिल जाता है कॉन्टैक्ट नाम से। इस पर कॉन्टैक्ट पेज को हिट करके देख सकते हैं। तो ये है पेजेस का बनाने का तरीका, यानी कि हर एक पेज एक रूट अपने लिए लेकर आता है और जिस रूट का आप हिट कर सकते हैं। और ये सभी पेजेस को हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज के थ्रू दिया हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप app.view के अंदर ये लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पेजेस बनाते हैं और आपको app.view भी चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आपको पेजेस चाहिए बट app.view नहीं चाहिए, तो आप इसको सिंपली अगर डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, तब भी ये हमारा काम करेगा। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपका ये काम करेगा। देखिए ये काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, होम भी काम करेगा और अबाउट भी काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप वापस से app.view को लेकर आएंगे, जैसे मैं इसको वापस से लेकर आता हूँ, देखिए मैं इसको लेकर आ गया app.view को, लेकिन यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज नहीं लिखा, लेकिन पेजेस तो बने लेकिन नेक्स्ट पेज नहीं लिखा था। उस केस में ये हमारा काम नहीं करेगा, ये ब्लैंक दिखेगा या फिर उसके अंदर में अगर कोई H1 रहता तो वह दिखता। तो जब आप app.view यूज़ करते हैं पेजेस के साथ, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ये वाला लिखना जरूरी होता है। या तो आप app.view को कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए, फिर आपको ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप app.view रखते हैं और पेजेस भी यूज़ करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। इसमें आप कंपोनेंट बना सकते हैं अलग अलग। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स डायरेक्टरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आइए, कंपोनेंट्स नाम से एक डायरेक्टरी बनाना है और इसके अंदर जैसे कंपोनेंट मुझे बनाना है navbar का एक, तो मैं न्यू फाइल इसके अंदर क्रिएट करूँगा। मैं तो navbar.view ये बना। अब इसी के अंदर का हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा लिख देते हैं कि navbar, ये सिर्फ लिख देता हूँ navbar। और ये कंपोनेंट किसी भी पेज में आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो app.view के अंदर यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए navbar। अब चूंकि यहाँ पर जो भी लिखते हैं आप वो ग्लोबली हो जाता है, तो navbar आपका सभी पेजेस में आपको दिखेगा। यहाँ दिखेगा navbar, उसके नीचे पेज का कंटेंट देखने को मिलेगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको navbar दिखेगा। आप अगर होम पेज में जाएंगे तब भी आपको navbar दिखेगा, अगर आप /contact में जाएंगे तब भी आपको navbar दिखेगा। तो आप यहाँ पर नेविगेशन एक बना सकते हैं, जिसको बार बार यहाँ लिखना ना पड़े, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं नेविगेशन वगैरह। अब इसी तरीके से आप लेआउट्स तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हमारा app.view से हमारा काम हो जाता है, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्केल करेगा आपका प्रोजेक्ट, आपको लेआउट्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेआउट्स बनाने के लिए आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और यहाँ पर एक लेआउट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कीजिए। और अब यहाँ पर आप अगर डिफ़ॉल्ट लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आप नाम रखेंगे उसका default.view। तो मैं रखता हूँ default.view। और default.view का मतलब ये होता है कि ये सभी पेजेस में अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ जो भी कोड लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आकर डिफ़ॉल्ट पेज में और एक यही वाला कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बिकॉज सब .view फाइल है, यानी कि एक व्यू कंपोनेंट ही है देखा जाए तो सबको।
और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट लेआउट। और अब डिफ़ॉल्ट लेआउट जो कि हमने बना लिया हुआ है, तो हम लोग ऐप डॉट व्यू के अंदर ये नैप बार लिखने के बजाय हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी के अंदर में नैप बार। तो ये सभी पेजेस में चला आएगा। अभी ये लेआउट हमारा काम में आए, यानी कि यूज़ में आए, उसके लिए आपको इस नेक्स्ट पेज को रैप करना पड़ता है नेक्स्ट लेआउट से। इस कंपोनेंट को इसको रैप करना पड़ेगा, तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बनेगा और इसके अंदर आपको नेक्स्ट पेज लिखना है। इस तरीके से ये ध्यान में रखिए। अब हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट सभी पेजेस में यूज़ होगा, यानी कि सभी पेजेस में आपको ये दो चीज़ें दिखेगी। चलिए देखते हैं कि दिखता है या नहीं दिखता। तो हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ आते हैं और कॉन्टेक्ट में हमने रिफ्रेश किया, देखिए आपको नैप बार दिखेगा, डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, बट पेज का कंटेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो होम पेज में, जैसे कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर दिखना चाहिए था, जो कॉन्टैक्ट का अपना पेज है। या फिर अगर मैं होम पे जाऊँ तो होम का दिखना चाहिए था। अगर अबाउट में भी जाऊँ तो अबाउट में बट दिखता नहीं है, सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट लेआउट में है वह दिख रहा है। तो पेज का कंटेंट भी आपको दिखे, उसके लिए आपको यहाँ पर स्लॉट लगाना पड़ेगा। स्लॉट, अब क्या होगा कि ये दो चीज़ें आपको दिखेंगी, नैप बार दिखेगा, डिफ़ॉल्ट लेआउट दिखेगा, और स्लॉट में आपको दिखेगा हर पेज का अपना अपना कंटेंट। जैसे कि आपका अबाउट में अबाउट पेज दिखेगा, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा, और इंडेक्स में इंडेक्स पेज दिखेगा। उसका ये वाला कोड यहाँ जाके स्लॉट में जाके रिप्लेस होगा। इस तरीके से ये काम करेगा। उसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखिए आपको अबाउट पेज दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आप कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज आपको मिलेगा। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो कॉन्टैक्ट पेज आपको दिख जाता है। और अगर होम में रहता है तो आपको होम पेज देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना लेआउट बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर आपको कस्टम लेआउट बनाना है, यानी कि मुझे कॉन्टैक्ट वाले पेज में डिफ़ॉल्ट लेआउट नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का कुछ और चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई भी नाम रख लीजिए, वो आपका कस्टम लेआउट कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर कस्टम ही नाम रख लेता हूँ, कस्टम डॉट व्यू। और लिखने का तरीका बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसा ही होता है, तो हम लोग इसी को कॉपी कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। मैं चाहता हूँ कि इसमें नैप बार ना दिखे और डिप तो दिखे, नैप बार ना दिखे, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेआउट के बजाय हम लिख देते हैं कस्टम लेआउट। और कहाँ चाहते हैं कि किस पेज में आपका कस्टम लेआउट दिखे? मैं चाहता हूँ कि कस्टम लेआउट दिखे मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे, तो यहाँ पर आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें आप लिखेंगे डिफाइन पेज मेटा, ये आपको लिखना होता है। फिर इसमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर आपको मिलता है एक लेआउट, और लेआउट में आप किस लेआउट का आप अप्लाई करवाना चाहते हैं। मैं कस्टम को चाहता हूँ तो मैंने वहाँ लिख दिया, यानी कि जिस नाम का फाइल रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब इस पेज में आपको डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट में क्या था, डिफ़ॉल्ट में था नैप बार और डिफ़ॉल्ट लेआउट, ये नहीं दिखेगा। बजाय उसके जो कस्टम में क्या सिर्फ कस्टम लेआउट है क्या चुन में वह दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आइए, और अभी देखिए होम पेज में आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट लेआउट। और आप अगर स्लैश अबाउट में भी जाएंगे तो आपको अबाउट में भी डिफ़ॉल्ट लेआउट दिखेगा। लेकिन जैसे कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में आपको कस्टम लेआउट दिखेगा, कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा। तो आप इस तरीके से कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है उस केस में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेआउट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थीम अगर आप काम करना चाहते हैं, तो बहुत ही कॉमन है जो आपको हर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप अगर डायनामिक पेज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अभी क्या अभी अबाउट है तो अबाउट ही लिखना पड़ेगा तभी होगा। मान लीजिए कि कभी आप कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका आईडी चेंज होता है, आईडी के बेस पे हमें डेटा मिलता है। तो अगर उस तरीके का बनाना तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फोल्डर में क्रिएट करते हैं पोस्ट नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक डायनामिक बनाते हैं। अगर मुझे जैसे मेरा पोस्ट आईडी है 123, मैं 123 डॉट व्यू करके ऐसे बना लूँगा तो बन जाएगा। लेकिन कल को 4 5 6 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में और आईडी या कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, और इस तरीके से नाम लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है इस पर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आईडी लिखा है, आईडी और डॉट व्यू। तो इसका ये जो डेटा हमारा आईडी है ये डायनामिक एक तरीके से हो गया, यानी कि आईडी की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो इसका अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर वी बेस, या फिर इसी में से किसी को कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ लिखता हूँ मैं आईडी पेज। अभी हम लोग इसको देखिए कैसे हिट करते हैं। तो इसका जो बनेगा पाथ यूआरएल बनेगा, वो बनेगा स्लैश पोस्ट्स स्लैश कोई भी आईडी दे सकते हैं आप। तो फोल्डर का नाम रहता है, उस पर भी हमारा एक पाथ बन जाता है, पाथ का पार्ट वो बन जाता है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको लिखना है पोस्ट्स स्लैश 123, तो हमें आईडी पेज दिख जाएगा। देखिए आईडी पेज दिख रहा है। बाकी डिफ़ॉल्ट लेआउट इस पर भी अप्लाई होगा। इस तरीके से 4 5 6 करेंगे तो आपको वह इसमें भी आपको ये दिख जाएगा। अगर ये ना हो, ये फुल पोस्ट हम लोग डिलीट कर दें कुछ देर के लिए, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो अभी हमारा कोई भी डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक नहीं मीन्स हमें अगर अबाउट पेज देखना है तो हमें स्लैश अबाउट लिखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट देखना है तो कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा, और इंडेक्स लिखना पड़ेगा रूट के लिए इंडेक्स है। लेकिन कोई भी एक ऐसा पेज जो कि किसी भी आईडी को हैंडल कर ले, वैसा कोई भी हमारा इसमें बना हुआ नहीं है अब। तो अब ये हमारा काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये फोर देगा, यानी कि ये नॉट फाउंड पेज है।
ना ही 1 2 3 काम करेगा और ना ही कुछ काम करेगा। पहले ये काम कर रहा था बिकॉज हमने इसको डायनेमिक बनाया हुआ था इसी वजह से। तो ये डायनेमिक बनाने का तरीका था जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं वहाँ पे इस यूआरएल पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करने को यहाँ पर मिल जाता है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। हम लोग एक प्रोजेक्ट अब क्रिएट करते हैं ब्लॉग पोस्ट का, जिसपे हम लोग एपीआई पे हिट करना भी सीखेंगे। इसमें ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जहाँ आना जरूरी होता है, वह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सभी को हम लोग क्लोज कर दें। इस फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे, तो फाइल्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ भी कर लेंगे। सो आगे बढ़े उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लेते हैं और एक मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे टेलविंड सीएसएस। तो आप देखिए कि टेलविंड सीएसएस आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट 3 में। उसके लिए हमें जाना ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पे, यहाँ पर आइए। तो ये नेक्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप मॉड्यूल्स में क्लिक करेंगे तो उन्होंने एक मॉड्यूल बना के हमें दे दिया जिससे कि हम लोग आसानी से टेलविंड को इंस्टॉल कर सकें और उसको कॉन्फ़िगर कर सकें। यहाँ मॉड्यूल में आते हैं आप, यहाँ पर आप सर्च कीजिए। अगर आपको ना मिले तो मुझे यहीं पर दिख जा रहा है टेलविंड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताता है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है npm इंस्टॉल और ये बस। उसके बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अपने जाना है आपको अपने next.config.js फाइल यहाँ पर ts फाइल में जाना है और वहाँ पर मॉड्यूल ये लिखना है। चलिए इसको करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी किया, देन अपने टर्मिनल में आना, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। पैकेज विष्णु फाइल में अभी आप देखेंगे आपको दिखेगा सिर्फ एक टाइप नोड और नेक्स्ट। यहाँ पर टेलविंड आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ये इंस्टॉल होगा वैसे आपको यहाँ पर इसका मॉड्यूल जो हमारा next.js/टेलविंड वो आपको देखने को मिल जाएगा और ये भी डेव डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये करने के बाद ये इंस्टॉल हमारा हो जाएगा। देखिए हो गया, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये 6.6.0 अभी टेलविंड जो भी है वो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब ये आपका काम करे उसके लिए आपको next.config.ts इस फाइल पे जाना है और यहाँ पर आपको ये मॉड्यूल एक कॉन्फ़िग लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ ना पेस्ट कीजिए और सेव कर लीजिए इसको। अब आप टेलविंड का कोई भी क्लास अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं, वो आपका काम करेगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका टेलविंड को इसमें इंस्टॉल करने का तरीका है, टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इस पर आप जाएंगे डॉक में, यहाँ से आपको फ्रेमवर्क एंड गाइड, यहाँ से आपको next.js का मिल जाता है कि किसी के सब कर सकते हैं। next 3 में क्लिक कीजिएगा और आप इसको फॉलो करेंगे तो इस तरीके से भी आप टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका है कि आप मॉड्यूल का यूज़ कीजिए, इसमें कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे आपका टेलविंड काम करेगा। इसको करते हैं क्लोज। इसके अलावा मुझे एक और मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि आइकन्स में प्रोवाइड करेगा। तो वापस से मॉड्यूल में चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट आइकन करके एक होना चाहिए। मैं यहाँ पर तो मुझे यहाँ आइकन्स वाला दिख रहा है क्या, देखते हैं आइकन लिखते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं ना, आइकन लिखा यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये वाला आइकन जो हमें आइकॉनिफाई करके दे रहा है, ये वाला ये हमें चाहिए। इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि yarn या फिर npm, तो npm से हम लोग करेंगे। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ ये पेस्ट कीजिए, इसको इंटर की प्रेस कीजिए और ये भी हमारा इंस्टॉल होगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको भी मॉड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट आइकन लिख के, तो इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज अब और कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो गया और आपको यहाँ पर आकर इसको कॉमा देकर दूसरा मॉड्यूल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको लिख देना है। तो हम लोग टेलविंड भी यूज़ करेंगे और नेक्स्ट आइकन भी यूज़ करेंगे। इसको करते हैं क्लोज। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे बनाना, npm run dev -o और हमारा ये चल पड़ेगा और हमें जो हमारा अभी तक का काम है वो हमें देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि टेलविंड हमारा इंस्टॉल हो, जिसकी वजह से हमें ये h1 अब इस तरीके से दिखाई देने लगा है, लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और इंडेक्स पहले बनाते हैं। इंडेक्स बनाएंगे और एक बहुत ही बेसिक से हम लोग ब्लॉग जैसे आपको दिखता है वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश, जिसके लिए हम लोग टेलविंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये मुझे नहीं लिखना, मैं सबसे पहले नेविगेशन बना लेते हैं बिकॉज नेविगेशन करने में हमें आसानी है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं कंपोनेंट में, नैव बार में, और यहाँ पर अपना नेविगेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने नेविगेशन बना लिया क्विकली। आप देख सकते हैं क्लास मैंने दिया है BG ग्रे डार्क 800, ये टेलविंड का क्लास है। CSS टेलविंड पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। उसी तरीके से आप टेम्पलेट के अंदर में कोई भी इस तरीके से HTML नॉर्मल सा लिख सकते हैं और टेलविंड का कोई अगर कंपोनेंट है किसी चीज़ के लिए दिया हुआ तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास लिखा मैंने BG ग्रे 800। आप क्लास इसमें MX मैक्स विथ 7XL का दिया हुआ है, फिर MX ऑटो दिया हुआ है, फिर ये PX2। देन यहाँ टेलविंड का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा क्लास क्या करता है। होपफुली आप लोगों को टेलविंड पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आप बस इसको समझ लीजिए कि ये MX ऑटो करेगा, यानी कि हमारा मार्जिन देगा हमें ऑटो करके, ये पैडिंग देगा, ये स्मॉल डिवाइस पे हमें पैडिंग देगा और ये लार्ज डिवाइस पे पैडिंग देगा, यानी कि रिस्पॉन्सिव वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान इसमें रखा गया है। जैसे फ्लैग्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन करेगा और हाइट देगा 16 का। यहाँ पर कर्सर रखें, आपको बताएगा भी ये 4 रिम हाइट देगा। जैसे एक डिप बना जिसमें हिडन है और SM ब्लॉक और ये सब दिखेगी। उसके बाद एक हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिंक का यूज़ किया हुआ है। ये हमारा एक next 3 का कंपोनेंट है, नेक्स्ट लिंक। जैसे आप A टैग यूज़ करते हैं
वैसे हम लोग यहाँ पर नक्स्ट 3 में नक्स्ट लिंक यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आप ए यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको नक्स्ट लिंक का यूज़ करना है। इससे क्या होता है, नक्स्ट लिंक से हमारा पेज रीलोड हुए बिना हमें ये जहाँ भी हमें जाना होता है वहाँ पर हमें ये भेज सकता है। जबकि ए में हमारा क्या होता है, ए टैग में यानी कि एंकर टैग में जो HTML का टैग होता है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा पेज रीलोड होता है। बट यहाँ पर ये नक्स्ट लिंक हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एक लिंक बना सकते हैं लेकिन यह बिना रीलोड हुए काम कर सकता है। तो इसमें हमें नक्स्ट लिंक लिखना होता है ए टैग की जगह पर और href की जगह पर 2 लिखना होता है। फिर आप यहाँ पर जो भी आप पाथ देना चाहें वो दे सकते हैं। क्लास नेक्स्ट टेक्स्ट वाइट लिखा और ये पैडिंग वगैरह हमने दिया हुआ है और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है होम इसका। ओके, उसी तरीके से इसी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ अबाउट के लिए बना लिया हुआ और कॉन्टैक्ट के लिए बना लिया। अभी हम लोग इसको अगर देखेंगे, अभी सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमें इस तरीके से होम टैब अबाउट लेकिन कॉन्टैक्ट आपको दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट में हमारा नैप बार नहीं है तो आपको दिखाई देता है। मैं उसको भी लगा देता हूँ नैप बार को उसमें। सो कॉन्टैक्ट में आइए और कॉन्टैक्ट से मैं ये हटा देता हूँ, कस्टम हटा देता हूँ। ठीक है, ये कस्टम मुझे रखना है इसमें। मैं क्या करता हूँ, इस लेआउट पर कस्टम पे यहाँ पर नैप बार लगा देता हूँ। ये हटा देते हैं, कस्टम लेआउट ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिंपली नैप बार ले देता हूँ, इसको सेव कर दिया। उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट में आता है, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, कोई काम नहीं। इसको सेव किया, अभी दोनों सेम लग रहा होगा आपको बट बाद में चेंज करेंगे इसमें। तो ये हटाया और यहाँ पर आइए और अभी देखिए, अभी आपको दिखाई देगा होम। थोड़ा जूम कर दूँ क्या, देखिए होम पेज आपको दिखाई देगा। होम में जाएंगे तो अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज दिखाई देगा। अब होम पेज में हमारा एक काम है कि हमें यहाँ पर एक हीरो सेक्शन बनाना है। हीरो सेक्शन बनाएंगे जिसके साथ हमें लुक हमें बढ़िया सा मिले, इसी वजह से। तो इसको हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। एक हीरो सेक्शन बनाने के लिए हम लोग हीरो नाम का एक कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखिए हीरो डॉट व्यू। और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है इसमें। वी बेस यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो उसका सेम रहता है, वो मेरे कहने का मतलब है। इसको हमने हटाया। तो हीरो सेक्शन के लिए हमने टेम्पलेट टैग के अंदर लिखा हुआ है क्लास रिलेटिव और बीजी इसका भी दे दिया। बैकग्राउंड हमने 800 का कर दिया ग्रे में। और एक इसमें एक इमेज लगाएंगे हम लोग जिसमें हाइट दिया इतना, फुल विड्थ दिया हुआ, ऑब्जेक्ट कवर लिखा हुआ है। और एक इमेजेस फोल्डर में बनाना है अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर में। देखिए इमेज कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पब्लिक फोल्डर के अंदर में राइट क्लिक करना है और एक आप इमेजेस नाम का फोल्डर बना सकते हैं। बिना फोल्डर बनाए भी हो सकता है, या फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो इसमें एक इमेज डाल देते हैं। होपफुली इमेज हमारा चला है। इमेज यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देखिए इमेज में डाला बैनर डॉट जेपीजी नाम से। तो बस आपको यहीं पर यहाँ पर लिखना होता है स्लैश, पब्लिक नहीं लिखना है, स्लैश से हमारा पब्लिक तक पहुँच जाता है। स्लैश लिखा, इमेजेस लिखा और बैनर डॉट जेपीजी हमने लिख दिया। उसके बाद ये हमने अल्ट में दे दिया है कि ये हीरो इमेज है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रे हम लोग इफेक्ट डालेंगे और आपको देखने को मिलेगा, ओपेसिटी वगैरह हमने डाला हुआ है। फिर इसके बाद हमें इसमें दिखेगा वेलकम टू ब्लॉगिफाई, इसका नाम रखा है मैंने ब्लॉगिफाई। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको डमी टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये चूँकि एक कॉम्पोनेंट है जो हमने कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसको क्लोज कीजिए। और इसको कहाँ पर लगाना है, ये मुझे लगाना है अपने लेआउट में। कहाँ पर, डिफ़ॉल्ट लेआउट में सिर्फ। तो नेम बार के नीचे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए हीरो, हीरो ये वाला। इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सारे कंपोनेंट हमारे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होते हैं। सो हीरो हमने लिखा है कि इसमें डिफ़ॉल्ट लेआउट में। तो जहाँ जहाँ भी डिफ़ॉल्ट लेआउट यूज़ होगा वहाँ आपको हीरो दिखेगा, बाकी किसी में नहीं दिखेगा। तो अभी हमारा जो ये कॉन्टैक्ट डॉट व्यू इसमें कस्टम लेआउट है, बाकी सभी जगह हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है। तो बाकी सभी में दिखेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में आपको हीरो सेक्शन नहीं दिखेगा। मैं चलता हूँ अपने इस जगह पर, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पर आपका हीरो सेक्शन दिख रहा है, वेलकम टू ब्लॉगिफाई। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट हमने डाल दिया हुआ है। आप अबाउट में आपको ये देख पाएंगे, अबाउट में आपको सेम एज इट इज दिखेगा। देखिए हम लोग अबाउट पेज में है, लेकिन कॉन्टैक्ट पेज में जैसे जाएंगे आपको हीरो सेक्शन नहीं दिखेगा, बिकॉज कस्टम लेआउट में हमने इसको लिखा हुआ नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग इवन चाहते हैं कि अबाउट में भी ये हमारा ना दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि अबाउट में भी हमारा ये कस्टम लेआउट ही काम करे। तो हम लोग अबाउट पेज में आते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अबाउट पेज में इसको डाल देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे इसमें भी नहीं चाहिए। तो अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पेज पे दिखेगा, यानी कि होम पेज पे दिखेगा, ना तो अबाउट पेज पे दिखेगा। अबाउट पेज पे क्यों दिख रहा है भाई, मैं रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश। अबाउट में दिख रहा है, देखिए अबाउट में नहीं दिख रहा। तो होम में दिखेगा, अबाउट में नहीं दिखेगा, कॉन्टैक्ट में नहीं दिखेगा, बिकॉज इन दोनों में कस्टम लेआउट है और कस्टम लेआउट में हमने हीरो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने लिखा है डिफ़ॉल्ट में हीरो। तो डिफ़ॉल्ट जहाँ जहाँ भी काम करेगा वहाँ आपको दिखेगा। कस्टम में हीरो नहीं है, कहाँ गया कस्टम, ये कस्टम में हीरो नहीं है, सिर्फ नैप बार है। तो आपको नैप बार और पेज का अपना कंटेंट देखने को मिलता है। ये लेआउट के साथ खेलना। अभी ज़रा अबाउट पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा टेलविंड वगैरह लगा के। तो बस हमें ये टेम्पलेट यहाँ से हटाना है, टेम्पलेट हमें नहीं रखना, और इसकी जगह पर हम लोग टेलविंड का थोड़ा सा CSS वगैरह लगाएंगे और टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा है मैंने, आइकन वगैरह यूज़ किया है और ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक डिप बनाया, यहाँ पर हमने पैडिंग दिया है, YPY लिखा 16 और मीन हाइट हमारे स्क्रीन पर रहेगा।
फिर इसके अंदर में एक और डिव है जिसमें हमने मैक्स वगैरह सेट किया हुआ है, LG हमारा टेक्स्ट सेंटर रहेगा और यहाँ पर आपको अबाउट अस देखने को मिल जाएगा ब्लू कलर में। उसके बाद इसमें एक पी टैग है जिसमें आवर स्टोरी आपको दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेक्स्ट देखने को मिलेगा, एक पैराग्राफ। देन हमने एक और डिव बनाया हुआ है जिसपे हमने यूज़ किया हुआ ये एक आइकन देख सकते हैं, ग्लो आइकन दिखेगा, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट दिखेगा। उसी तरीके से इसी पैटर्न को कॉपी किया फिर से, और यहाँ पर एक आइकन दिखेगा, थोड़ा सा टेक्स्ट दिखेगा, फिर वैसी पैटर्न को कॉपी पेस्ट किया, एक आइकन दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, एक आइकन दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, और इस तरीके से हमारा जो अबाउट पेज है वह तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर आकर देखेंगे वो एक बढ़िया सा अबाउट पेज देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये डार्क में आए, तो उसमें इसके लिए हमें कस्टम लेआउट हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ, तो कस्टम लेआउट को आपको डार्क बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बनाना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम लेआउट पे, यहाँ पर आइए, और टेलविंड का एक क्लास है इसमें ग्रे 900 का, ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये ग्रे डार्क कलर में इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो ये हमारा अबाउट पेज बन गया। अब इसी चीज़ को, इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम लोग कॉन्टैक्ट पेज को बना लेते हैं, बिकॉज इन दोनों में काम हमारा ज़्यादा नक्स्ट का नहीं है, ज़्यादा टेलविंड का, इसलिए मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर ले रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट में आते हैं और कॉन्टैक्ट में बस इस कॉन्टैक्ट पेज ये जो लिखा है इसको हटाना है और यहाँ पर टेलविंड का सब कुछ चिपका देना है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है और थोड़ा सा टेक्स्ट, एक इमेज वगैरह, थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह दिखेगा और ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो एक डिप बनाया, मीन एच स्क्रीन इसमें भी दिया हुआ है, मीन हाइट स्क्रीन, और इसमें फ्लैक्स वगैरह का यूज़ किया टेलविंड सीएसएस का। कॉन्टैक्ट अस दिखेगा, कट इन टच दिखेगा, ये थोड़ा सा एक टेक्स्ट दिखेगा, फिर आपको नीचे एक फॉर्म देखने को मिलेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, देन मैसेज, और आप इसको सबमिट कर पाएंगे। उसके लिए एक बटन और एक टेक्स्ट एरिया भी मैसेज के लिए होगा। इसको सेव करते हैं, इसमें और कुछ है नहीं, ये फॉर्म हमारा एक्टिव नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और कॉन्टैक्ट में देखिए तो आपको कॉन्टैक्ट अस दिखता है, फिर आपको ये टेक्स्ट दिखेगा और ये एक फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। सो अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज हमारा रेडी है। अभी हम लोग होम पेज पे आते हैं और यहीं पर हमारा मेन काम होगा नेक्स्ट का, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा। बट पहले मैंने जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी उसको मैंने क्लियर कर लिया। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारा ये जब हम लोग नेविगेट करते हैं तो हमारा ये एक थोड़ा सा अगर ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें दिखे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें ट्रांजिशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो कैसे आप लगा सकते हैं, नेक्स्ट 3 में ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट config.ts फाइल पे आना है और यहाँ पर आपको ऐप प्रॉपर्टी के साथ लिखना है पेज ट्रांजिशन और नेम इसका पेज। आप नेम में कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। मोड यहाँ आउट इन मैंने दिया हुआ है, ये हमने डिस्कस किया होगा व्यू वाले कोर्स में, तब वहाँ से इसको सीख सकते हैं। अगर आप कौन कौन सा मोड होता है ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस नेम की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे पेज हमने लिखा। अब इसी नाम से आपको इसका जो एनिमेशन होगा, जो ट्रांजिशन इफेक्ट होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, जो हम लोग लिखेंगे app.view के अंदर में बहुत ही क्विकली। सो टेम्पलेट के नीचे यहाँ पर लिखना है और लिख दीजिए जिसकी जो हमने नाम लिखा था वही हमने यहाँ पर लिखा है। यानी कि जो अगर आप यहाँ पेज लिखते हैं तो वही हमने यहाँ पर पेज डैश इंटरएक्टिव, ये हमारे इवेंट्स हैं कि इंटरएक्टिव होने पर क्या होना चाहिए, लीव एक्टिव होने पर क्या होना चाहिए, इंटर फ्रॉम पे क्या होगा, लीव टू पे क्या होगा। तो वही मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट थोड़ा सा लिख दिया है, CSS कस्टम अपना खुद का। अभी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट होकर देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, अबाउट में ये ग्रे होकर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कॉन्टेंट में क्लिक करते हैं कि ग्रे होकर आपको देखने को मिलता है, ग्रे होता है और फिर ये एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये इफेक्ट आप ले सकते हैं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी पेजेस में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे नेक्स्ट 3 में वो हमने देखा। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, कॉन्टैक्ट को क्लोज, अबाउट को क्लोज और हीरो को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग बनाएंगे अपना ब्लॉग पोस्ट का काम शुरू करेंगे, जो कि होम पेज है। देखिए ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर होम पेज में हमारा दिखेगा किस तरीके से दिखता है। एक हमारा इमेज दिखता है लेफ्ट पे, हमारे दो पार्टीशन होगा इसका, मतलब इस पूरे लेआउट का 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसमें एक पार्ट में हमें दिखेगा इमेज और दूसरे पार्ट में हमें दिखेगा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल, फिर उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक रीड मोर का बटन रहता है। इसमें क्लिक करने से आप पूरे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हैं एक नए पेज में जाके। उसी तरीके से कुछ होता है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा इसको। तो चलिए बनाते हैं index.view में यहाँ पर। तो हम लोग एक कंपोनेंट के थ्रू इसको बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली कोड करने के बजाय एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं postcard.view। और ये पोस्ट कार्ड में जो भी लिखेंगे, जैसे मैं पहले VBase और CSS टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है तो इसको हटा दें और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने पोस्ट कार्ड, ये लिखा। अब ये मुझे कहाँ पर चाहिए, इंडेक्स में यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लिखने के बजाय मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट कार्ड। उस कॉम्पोनेंट को मैंने यहाँ पर चिपका दिया, इतना हो गया। अब जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आपका एक्चुअली यहाँ पर होगा। तो हम लोग पोस्ट कार्ड को सेपरेट कर रहे हैं, कोड सेपरेट हम लोग कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। देखिए कि कार्ड कैसे बनता है पोस्ट कार्ड, ये भी हम लोग टेलविंड CSS का ही यूज़ करके बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से।
तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, अभी रॉ डेटा है लेकिन बाद में इसको डेटा को हम लोग API से खींच के लाएंगे। अभी हमारे पास डेटा है, इसके लिए कुछ इस तरीके से एक पोस्ट नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसपे हमारा ID है 1 2 3, टाइटल है टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट, देन डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डमी डेटा लिखा हुआ है। अब इसी को मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो ये पोस्ट कार्ड इस तरीके से दिखाने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टेलविंड का काम होगा वह हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्विकली लिख दिया था कि एक डिव बनाया जिसमें क्लास दिया है BG ग्रे 600 का, राउंडेड LG शेडो हमने दिया है, ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है, फ्लैक्स वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग एक इमेज देते हैं जिससे कि हमारा ये इमेज दिखे लेफ्ट में, और राइट में हमारा जो टाइटल है पोस्ट टाइटल वह दिखे, पोस्ट डिस्क्रिप्शन दिखे, यानी कि यहाँ से जो हमारा टाइटल दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, और इमेज है डायरेक्टली वही पब्लिक वाला इमेज ही ले लिया हुआ, यहाँ पर भी कोई अलग से इमेज मैंने रखा हुआ नहीं है। बस इतना होगा। एक नेक्स्ट लिंक बनाया रीड मोर बटन के लिए, ये बटन है हमारा रीड मोर, और इस पर हमने ये डायनेमिक यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं :2 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने पोस्ट्स और ये पोस्ट ID, अभी हमने ये बनाया नहीं है, इसको हम लोग बना लेते हैं। ये डायनेमिक हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना है, बनाने के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट पेज में यहाँ पर एक राइट क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है पोस्ट्स, एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर में एक पेज हमें क्रिएट करना है, लेकिन डायनामिक जो हमने बनाया हुआ था डिलीट नहीं करना चाहिए था, कोई नहीं, यहाँ पर वापस से हमने इसको बना लिया। वी बेस और CSS कुछ इस तरीके से लिखा, टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना है, और यहाँ पर हम लोग जब इसका कोड करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ID पेज लिख देता हूँ मैं, इसको सेव कर दीजिए। सो ये हो गया। तो ये जब भी क्लिक होगा इस बटन पे, ये कहाँ पे जाएगा, /post/ जो भी ID रहेगा वह, तो 1 2 3 मान लीजिए कि अभी के लिए ID हमारा, तो ये 1 2 3 /post/1 2 3 पे, /1 2 3 मतलब /post/1 2 3 लिखो या फिर 4 5 कुछ भी लिखो, ये पेज होगा, तो ये पेज पे हमारे लेके जाएगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और आप इसको देख पाएंगे। देखिए आपको दिख रहा है टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट, और ये आपको एक डमी डेटा दिख रहा है, और देन रीड मोर का बटन है, यहाँ आपको एक इमेज दिख रहा है, इसमें क्लिक करते हैं रीड मोर के बटन पे और आपको ये लेके जाएगा पोस्ट्स 1 2 3 आपका काम करेगा। ये ऐसा क्यों हो गया, देखिए काम कर रहा है। हम लोग एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं तो ये काम करता है। ID पेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ID पे छोटा सा लिखा हुआ है। तो पोस्ट में होम में वापस जाते हैं, रीड मोर में क्लिक करते हैं और अब ये आपका पेज दिखेगा। अब कभी अगर आपको 4 दिखिए एरर, तो आप एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपका वो ठीक हो जाएगा, या फिर सर्वर रिसेट कर लीजिएगा। अभी एक चीज़ मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ही दिखा दे रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा ना दिखाए, कुछ वर्ड दिखाए। उसके लिए हम लोग इसको ट्रंकेट कर सकते हैं। तो एक मैं अपना एक फंक्शन लिख देता हूँ ट्रंकेट का जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर, जिसमें हम लोग ट्रंकेट अपना एक बनाएंगे। तो मैंने ट्रंकेट डिस्क्रिप्शन नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें डिस्क्रिप्शन आएगा और वर्ड काउंट, यानी कितना वर्ड चाहिए वो हमें मिलेगा। तो इफ़ डिस्क्रिप्शन अगर डिस्क्रिप्शन मिलता है तो वर्ड्स डिस्क्रिप्शन से स्प्लिट करना है स्पेस पे, और वर्ड्स लेंथ तक हमें वर्ड काउंट करके ये वर्ड स्लाइस करके ये ज्वाइन करके और डिस्क्रिप्शन हमें रिटर्न कर देगा। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन आता तो सिंपली खाली हमें दे देगा। और ये हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर भी हमारा डिस्क्रिप्शन दिखता है वहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसको कीजिए आप कट और यहाँ पर लिखिए ट्रंकेट डिस्क्रिप्शन, और अब आपको यहाँ पर ये लिखना है देन कितना वर्ड मुझे, मान लीजिए 40 वर्ड चाहिए, तो मैंने 40 वर्ड लिखा है, इसको सेव किया। अब यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिखने की वजह आपको आधा 40 वर्ड से दिखेगा, उसके बाद डॉट 3 डॉट दिखेगा। रीड मोर में क्लिक करेंगे, अभी भी हमारा सही तरीके से काम करेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ग्रे होने का वह भी काम करता है। जैसे रीड मोर में ग्रे होता है फिर हमारा ट्रांजिट होता है, उस तरीके से भी हमारा वह भी काम करना है। अब ये जो हमारा एक कार्ड बना, ये मुझे और चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने चूंकि ये एज अ कॉम्पोनेंट इसको बनाया तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बजाय हम लोग सिंपली ये कार्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जितना मुझे चाहिए उतना कॉपी पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। इसलिए तो हमने कॉम्पोनेंट के थ्रू इसको बनाया हुआ था, वही सेव किया और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको उतनी ही यहाँ पर कार्ड्स बन के मिल जाएगी, मिल रही, बहुत अच्छी बात है। इसको ऐसे करने के बजाय आप इसको लूप में भी डाल सकते हैं, जिससे आपको ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो मैं आपको वह करके दिखाता हूँ। हम लोग इसको हटाते हैं, एक डिप बनाते हैं, इसके अंदर मैं इसको लिखता हूँ और यहाँ पर हम लोग V4 का यूज़ करेंगे। V4 इसमें लिखते हैं n in 8, हमें 8 टाइम्स ये रन करके दिखाएगा। पोस्ट कार्ड 8 टाइम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा है इसको डार्क कर लेते हैं। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे। देखिए डार्क के लिए हमने लिख दिया हुआ है क्लास, भी डार्क हो जाएगा। तभी आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। और ये दिख रहा है हमारा अच्छा सा। अब जो इसमें हमारा काम बचा है वह बचा है ये कि आप अगर रीड मोर में क्लिक करते हैं तो आपको इसका कंटेंट यहाँ पर दिखना चाहिए था ID के बेस पे, इस ID के बेस पे। तो अभी तो स्टैटिक डेटा है हमारा, अभी API वगैरह से डेटा फेच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर एक वेल डिज़ाइंड कोड तो दिखना ही चाहिए कम से कम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे।
तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस आईडी के अंदर, बट यहाँ पर डायरेक्टली लिखने के बजाय हम लोग इसका एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। कॉम्पोनेंट बनाने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, उसका नाम रखेंगे पोस्ट डिटेल डॉट व्यू। यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आपको लिखना है वी बेस CSS के साथ, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है, और सिंपली टेलविन से इसका यूज़ कीजिए और एक बेसिक सा स्टफ यहाँ पर तैयार कर लीजिए। तो पहले डेटा चाहिए होगा, तो डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। डेटा मैं यहाँ पर देखिए मैं डेटा निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटा, और डेटा हमारा ये रहेगा, टाइटल में हमारा ये रहेगा टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट। अभी स्टैटिक डेटा है, बट बाद में हम लोग API फेच करके यहाँ पर प्रॉपर डेटा दिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन, ये पूरा का पूरा लंबा सा डिस्क्रिप्शन है, देने की इमेज है हमारा, ये इमेज है। हो सकता है कि API हमें इमेज ना दे, तो हम लोग यही वाला इमेज यूज़ कर लेंगे, बिकॉज पोस्ट का जितना भी API मैंने देखा उस पर किसी में भी इमेज नहीं हो, टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, बट इमेज नहीं देते हैं। हम लोग यही इमेज यूज़ कर लेंगे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको API फेच करना आना सीखना है। तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं अपना। देखिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह लिख के रख दिया हुआ है आप लोगों के लिए। ये क्लास किया मैंने, ये ऑटो वगैरह दे दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें इमेज दिख जाएगा, एक बड़ा सा इमेज दिखेगा आपको, फुल विड्थ फुल दिया हुआ, और हाइट दिया 96 का, और ये ऑब्जेक्ट कवर है। उसके बाद उसके नीचे आपको दिखेगा पैडिंग 6 होकर टेक्स्ट वाइट दिखेगा, और जो भी टाइटल में रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी टाइटल में है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट दिखे, इसलिए मैंने इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, बट ऐसा जरूरी नहीं, आप एक बार ही रख के लिखेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिखने के लिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आप एक बार और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये लिख दिया। उसके बाद एक डिप बनाया जिसके अंदर हमने इस ब्लॉग पोस्ट को शेयर करने का लिंक दिया हुआ है, शेयर ऑन, और आइकन दिया हुआ है फेसबुक का, ट्विटर का और लिंक्डइन का, बट ये एक्टिव नहीं है, बट ऐसे ही दिखेगा ये। इसको सेव किया, और इसको फिर लगाना पड़ेगा आईडी के अंदर में यहाँ पर, तो ये यहाँ से हटाते हैं और लिखिए पोस्ट डिटेल, इसको सेव कर दीजिए। और यहाँ पर आइए वेब पेज में, और हमें यहाँ पर होम पेज में पहले जाना है, इसको करते हैं रिफ्रेश, और आप किसी में भी क्लिक कीजिए सेम वही पेज आपका ओपन होगा। इसमें क्लिक किया तो हमें दिखता है पोस्ट 1 2 3, और आपको यहाँ पर दिख जाता है देखिए ये वाला पोस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, हीरो सेक्शन मुझे नहीं चाहिए इसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम लेआउट इसमें लगा देते हैं, तो कस्टम में हीरो नहीं है। तो ये जो आईडी वाला पेज है इसमें हमें बस लिख देना है डिफाइन पेज मेटा और कस्टम, ये कस्टम लेआउट को लेगा, यानी कि हीरो जिसमें नहीं है हुआ। अब इसको आप रिफ्रेश कीजिए, और आई थिंक देखिए रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पर पेज इमेज दिख जाता है, उसके नीचे हमारा ये पोस्ट दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे देखें शेयर ऑन 3 आइकन्स दिख जाते हैं। तो ये भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जो ज़्यादातर समय हमारा डिज़ाइन में जा रहा है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, लगभग प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। अब हमें इसको डायनेमिक बनाना है, और यहाँ पर आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा नक्स्ट 3 का कमाल। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉग पोस्ट, ये जो आपको कार्ड में दिख रहा है पोस्ट कार्ड में, ये हमें चेंज करनी है, हमें डायनेमिक बनाना है, और ये डेटा हमारा आएगा API से। मान के चलिए कि आपने बैकएंड में बनाया होगा DRF का यूज़ करके, जेंगो का या फिर लारावेल का या फिर नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट, जिस पे डेटाबेस में डेटा सेव होगा, और उसका आपने एक API बनाया होगा। अब उस API से डेटा आपको खींच के लाके यहाँ पर दिखाना है, तो वही हम लोग करने वाले हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग जेसन डेटा यूज़ करेंगे, फेक API यूज़ करेंगे, वो होगा डमी जेसन, ये वाला। इसमें हमें पोस्ट वगैरह का मिल जाता है। अगर आप इसमें नीचे आते हैं, और ये मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे आता है देखिए आपको मिल जाता है प्रोडक्ट का, कार्ट का, यूज़र का, पोस्ट, हमें पोस्ट का चाहिए, तो मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, आपको 150 पोस्ट इसमें देखने को मिले, पर 150 पोस्ट हम लोग पोस्ट में फैच नहीं करेंगे, इसमें लिमिट वगैरह सेट करने का हमारा है, तो हम लोग लिमिट सेट करेंगे इसमें। जैसे आप डॉक्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये कैसे लिमिट सेट करेगा। देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा लिमिटिंग रिसोर्स, लिमिटिंग रिसोर्स में क्लिक करेंगे तो आप कैसे लिमिट सेट कर सकते हैं, वह यहाँ पर बताता है कि आपको लिमिट यहाँ पर लिखना है। इसमें भी बता रहा था, यहाँ पर अगर आते हैं बैक में क्लिक किया, और यहाँ पर देखेंगे नहीं भाई, और बैक जाना। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर लिमिट सेट करने का यहाँ कहीं दिख रहा था यार मुझे। देखिए लिमिट, ये आपको लिमिट सेट करने का मिलता है, तो आपको एम्परसेंड लिमिट इक्वल 10 लिखना है। जैसे यहाँ पर अभी हमारा ये पोस्ट में बहुत सारा पोस्ट दिख रहा है, बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं करूँगा स्लैश लिखूँगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है, और लिमिट इक्वल 10। तो एक पेज में हमारा 10 ही दिखेगा, मैंने 10 में इसको लिख के एंटर किया। देखिए ये लिमिट, इस तरीके से हमारा ये हमारा API URL बनेगा, इसको 10 डेटा दिखेगा। फिर तो हम लोग इसमें हिट करते हैं और 10 डेटा निकाल के अपना उसमें फैच कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, कैसे फैच करते हैं वो देखिएगा, नेक्स्ट तरीका ये कमाल है। सो ये हमें कहाँ पर चाहिए, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये हमें चाहिए, ये हमें करना है कहाँ पर, हमें करना है अपने index.view फाइल पे यहाँ पे। सो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फैच ऑल पोस्ट, 10 को ऑल ही मान लीजिए, 10 को आप ऑल ही मान लीजिए। इसमें लोग यूज़ करते हैं यूज़ फैच का, यूज़ फैच या यूज़ लेजी फैच। यूज़ फैच अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके जब तक आपका सारा डेटा नहीं आ जाता आपके पेज में, तब तक ये दिखाता नहीं, यानी कि वेट करता, तो पेज लोड में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है।
लेकिन अगर आप यूज़ लेजी फेच यूज़ करेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स दिख सकते हैं वो दिखाता है, लेकिन जो लेट से हमारा आएगा सर्वर से रिक्वेस्ट होकर रिस्पॉन्स, उसको वो बाद में दिखाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा फास्ट लोड होता है, बट लेकिन सारा कुछ एक साथ नहीं दिखेगा। जो जल्दी हो सकता है उसको जल्दी कर लेता है, और जो लेट हो सकता है उसको थोड़ा सा लेट से दिखाता है, मतलब ये वेट नहीं करता। परफॉर्मेंस आपको दिखेगा पेज फास्ट, लेकिन हो सकता है कि सारा डेटा ना दिखे इस, बट हम लोग लेजी का ही यूज़ करेंगे इसमें। सो यूज़ लेजी यूज़ करना है, और ये अपने आर्गुमेंट में लेता है एक URL या फिर पाथ दे सकते हैं आप, जो भी आपका API का पाथ होगा वह। अब जैसे हम लोग Axios यूज़ करते हैं, यूज़ फैच यूज़ करते हैं, हम लोग फैच API यूज़ करते हैं, Axios यूज़ करते हैं, रिएक्ट में आपने RTK क्वेरी यूज़ किया होगा, तो उसी तरीके कुछ समझ लीजिए कि इन्होंने Next3 वालों ने बिल्ट इन बनाया हुआ है यूज़ लेजी फैच। इसमें बस आपको देना होता है कि URL, और ये इसका डेटा फैच करके आपको यहाँ पर डेटा के रूप में देता है, तो डेटा में दे देता है। मैं डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, इसके साथ आपको एक एरर भी मिल जाता है, आप चाहें तो पेंडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको मिल जाती हैं। जब एरर आएगा तो एरर पे आपका ट्रू मिलेगा, और आपको एरर मैसेज भी देखने को मिलेगा। जैसे किसी का पेंडिंग में है, यानी कि अभी तक आया नहीं आपका डेटा, तो आपको पेंडिंग से ट्रू मिलेगा। आपको चाहें तो लोडिंग वगैरह दिखा सकते हैं, और अगर डेटा आ गया तो डेटा में आपको दिख जाता है। आप इसको चाहें तो कंसोल लॉग करके फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेव किया और चलते हैं हम लोग इंडेक्स पेज पे। यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल, और यहाँ पर रिफ्रेश कर दें तो हमारा ये चलेगा। देखिए आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। वैल्यू में आते हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा इसमें, देखिए 10 पोस्ट में दिख रहा है, तो हमें डेटा डॉट पोस्ट्स में हमारा एक्चुअल डेटा है, जिसमें हमें 10 डेटा दिखाई देता है। इसमें एक एक डेटा में देखिए क्या है, बॉडी है, ID है, टैग है, रिएक्शन है, टाइटल है, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सो हमारा बॉडी रहेगा, डिस्क्रिप्शन की जगह पर बॉडी हमें लिखना पड़ेगा, और टाइटल हमारा टाइटल है, और ID हमारा ID है। इसमें बस ये 2-3 डेटा ही हम लोग निकालेंगे, बहुत कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग अपना यहाँ पर फेच करते हैं, कि पोस्ट कार्ड में लेकर चलते हैं। पोस्ट कार्ड में लेकर जाएंगे तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास डेटा कितना 10 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर लूप लगाते हैं 10 वाला, लेकिन इस तरीके से नहीं लगाएंगे हम लोग। इसमें लगाते हैं फॉर लूप हम लोग कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि पोस्ट निकालो इन डेटा डॉट पोस्ट्स, बिकॉज हमारा जो एक्चुअल पोस्ट है वह डेटा में नहीं है, डेटा डॉट पोस्ट में भी मैंने आपको कंसोल में दिखाया हुआ था। तो हम लोग इससे एक पोस्ट निकालेंगे, और पोस्ट में से क्या है पोस्ट ID, तो उसको हम लोग भेज देंगे। फिर पोस्ट प्रॉप के तौर पर यहाँ पर, फिर पोस्ट टाइटल भेज देंगे, फिर पोस्ट बॉडी भेज देंगे। तो इस तरीके से करने के वजह, क्योंकि पोस्ट में ही हमारा ID है, टाइटल है, बॉडी है, तो हम लोग इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके लिए हमें ID टाइटल और यहाँ पर लिखना है बॉडी, तो डीस्ट्रक्चर हमने कर लिया। आप पोस्ट डॉट ID करके लिख सकते थे, बट वो थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा करने की वजह से हमने इसको ऐसा लिख दिया हुआ है। अब इसमें आप की लिखना चाहें, बिकॉज हम लोग की डिफाइन करते हैं अपने फॉर लूप में, तो की आप लिख सकते हैं। इसमें आपको ID लिखना है, जो ये वाली ID है वह हमने यहाँ पर चिपका दिया। ये हमारा यूनिक रहेगा, बाकी आप प्रॉप के थ्रू भेजते जाइए। जैसे मैं ID भेजना है तो मैंने यहाँ से ID भेज दिया। उस तरीके से टाइटल भेजना है तो हमने यहाँ से क्या किया, टाइटल भेज दिया। उसी तरीके से अगर आपको बॉडी भेजना है तो इक्वल हमने भेज दिया यहाँ से बॉडी। तो ये जब देख रहे हैं टाइटल और बॉडी हमने ये वाला लिखा, डबल कॉट के अंदर जो लिखा वो हमने लिखा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉडी 1 होता तो यहाँ पर बॉडी 1 लिखता, और ये अपना एक प्रॉप का नाम है। ओके, सो बॉडी 1 नहीं लिखेंगे, बॉडी ही लिखेंगे यहाँ पे, बॉडी 1। तो इस तरीके से ये डेटा चला जाएगा पोस्ट कार्ड पे। अभी पोस्ट कार्ड हमें ओपन करना है, और यहाँ पर जो हमारा ये डमी डेटा था ये वाला, ये डमी डेटा की जगह पर हम लोग अपना जो है आया हुआ डेटा उसको लगाएंगे। तो इसको हटाइए, डमी डेटा किसी काम का नहीं है। और जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ, जैसे हमारा आ रहा है किस नाम से, टाइटल आ रहा है टाइटल नाम से, टाइटल प्रॉप नाम से, तो हमें ये टाइटल चाहिए, तो बस ये पोस्ट हटा देना है। टाइटल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी हमें यहाँ पर टाइटल दिख जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर देखिए पोस्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है, बट यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, हमें लिखना है क्या, बॉडी। ये बॉडी में जा रहा है, यहाँ पर बॉडी लिखना है, यहाँ पर बॉडी लिख दीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट ID नहीं लिखना, आपको सिर्फ ID लिखना है, बिकॉज ID हमारा ID से आ रहा है, इस प्रॉप नाम से, ये यहाँ पर इस नाम से आ रहा है। तो हमने ये लिख दिया, इसको सेव करते हैं। हमें डायनेमिक दिखने चाहिए सारा डेटा, देखते हैं कि दिखता है या नहीं दिखता। तो यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश कीजिए। इमेज चेंज नहीं होगा, बिकॉज इमेज हमें मिला नहीं, तो इमेज वही स्टैटिक ही रहेगा। नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिए हमारा इमेज कुछ भी नहीं, कुछ इसमें कुछ भी टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? तो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में आते हैं, और यहाँ पर हमें क्या था, ये इसके ऊपर हार्ड रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी हार्ड रिफ्रेश नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं सबसे ऊपर, और यह था कि प्रॉपर्टी टाइटल वाज एक्सेस ड्यूरिंग रेंडर बट इज नॉट डिफाइंड ऑन इंस्टेंस। डिफाइंड तो है,
क्या करते हैं, बस सर्वर रिसेट करके देखते हैं। नहीं, सर्वर रिसेट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रॉप यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने कहीं डिफाइन नहीं किया प्रॉप को, तो हमें प्रॉप को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉप डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन प्रॉप का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ लिखिए डिफाइन प्रॉप्स। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखिए, फिर स्ट्रिंग के एरे के तौर पर, वो आपकी मर्जी। तो मैं स्ट्रिंग के तौर पर लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग एरे के तौर पर। तो आईडी हमें चाहिए था, और चाहिए था टाइटल, और चाहिए था क्या, बॉडी। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रॉप आपने पास किया है, ये आईडी, टाइटल, बॉडी, वह सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे इस तरीके से। तो हमने इसको यूज़ कर दिया था, बट यहाँ पर इसको लिखा नहीं था, इसी वजह से हमें एरर मिल रहा था। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको कीजिए रिफ्रेश, और होपफुली अब आपको ये दिखना चाहिए कि आपको दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है इसका अपना, और इसका अपना बॉडी दिख रहा है। उस तरीके से इसका अपना टाइटल दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है। इमेज भी मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता है कि इमेज है नहीं उसमें, इस डेटा में इमेज नहीं है। देख सकते हैं कहीं भी इमेज नहीं है, तो मैं इमेज को फैच नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपका अपना इमेज रहेगा, तब उसको इमेज को फैच कर पाएंगे। इसी तरीके से फैच करना, जैसे इसको किया बिल्कुल उसी तरीके से, बस एक अलग फील्ड आपका रहेगा और कुछ नहीं। सो इसमें 10 डेटा हमें दिखाई देगा, डेटा दिख रहा है। अब ये तो हमारा काम हो गया, यानी कि हमने ये होम पेज का जो हमारा पोस्ट कार्ड था वह काम कर। लेकिन अब एक और काम हमारा बाकी है, जी अगर कोई रीड मोर में क्लिक करे तो एक पोस्ट 1 यहाँ था आईडी, तो 1 आईडी वाले पोस्ट का डेटा यहाँ दिखना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई इस पर क्लिक करे तो यहाँ पर देखिए पोस्ट 2 आता है, तो 2 वाले का डेटा यहाँ पर दिखना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। उसके लिए हमें API पे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, लेकिन सिंगल डेटा के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसने उन्होंने कहीं लिखा होगा सिंगल डेटा में कैसे रिक्वेस्ट भेजना है, नहीं लिखा है क्या, लिखा हुआ रहना तो चाहिए। डॉक्स में आते हैं, और देखिए प्रोडक्ट में नहीं जाना हमें जाना है यूज़र में नहीं, कास्ट पोस्ट में। देखिए यहाँ पर गेट सिंगल पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये बताएगा आपको किस पे हिट करना है। यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि आपको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा पोस्ट, इससे आपको पूरा मिल जाएगा। ये नहीं सिंगल पोस्ट, इसमें देखिए /1 करके तो आपको एक का डेटा मिल जाएगा। चलिए /1 तो हमारा हो ही रहा है, उसमें डेटा मिल जाने वाला है। इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, और हमें चाहिए होगा डायनेमिकली ये जो रूट पैरामीटर हमारा आ रहा है, ये पैरामीटर में कैच करना पड़ेगा और उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने API URL के साथ, तभी हमारा उस स्पेसिफिक आईडी का डेटा हमें फैच होकर मिलेगा। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आईडी वाले पेज को ओपन करते हैं। इस पेज को देखिए, हमें यहाँ पर चाहिए अपना रूट पैरामीटर। रूट पैरामीटर मीन्स जो ये 1 आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर ये वाला, बिकॉज ये पेज हमारा क्या आईडी वाला पेज है, तो इस पर हमें मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, यूज़ राउट का यूज़ करके। तो यहाँ पर आना है और कॉन्स्ट लिखिए राउट इक्वल यूज़ राउट, और इससे हमें पैराम्स में हमारा आईडी मिल जाएगा। अभी सिंगल कैसे फैच करते हैं वो देखिए, फैच सिंगल पोस्ट, और लिखना वही है, यहाँ पर जो था वही, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस वाले को कॉपी किया, मैं ये कमेंट कर देता हूँ, ये कंसोल, ये हमने कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं। बट यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, यूज़ लेजी फैच तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर डमी डेशन लिखेंगे पोस्ट, और पोस्ट के बाद स्लैश और 1 लिखना है। अगर /1 लिखेंगे तो 1 का सिर्फ आएगा, बट 1 की जगह पर ये डायनामिक होना चाहिए कि अगर कोई 1 वाले पे क्लिक करे, अगर कोई 1 वाले पे क्लिक करे तो 1 का डेटा दिखे, 2 वाले पे क्लिक करे तो 2 का डेटा दिखे। यानी कि यहाँ से हमें ये कैप्चर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये रूट निकाल के रखा हुआ है पहले से। तो इसको यहाँ पर मेंशन कैसे करेंगे, इसको मेंशन करने के लिए 1 की जगह पर मेंशन डायनामिक बनाने के लिए आपको पहले इसको बैकटिक से लगाना पड़ेगा। तो इसमें लिटरल यूज़ करेंगे तो इसको बैकटिक बनाए, और यहाँ भी इसको बैकटिक बना देते हैं। अब यहाँ पर डॉलर सिंबल करली ओपन करली क्लोज, और यहाँ पर लिख सकते हैं रूट डॉट पैराम्स, और इसी ऑब्जेक्ट में सब कुछ रहता है। तो डॉट आईडी क्यों लिखा है, कुछ और क्यों लिखा है, बिकॉज इसका नाम हमने आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पर फाइल नेम में आप देखेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो अब जब 1 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, जब 2 होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और उसी के बेस पे हमें डेटा फैच होकर मिलेगा, जो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, इसमें भेजेंगे, और ये हमारा जाएगा पोस्ट डिटेल में। सो उसमें जाए उससे पहले इसको कंसोल करके देखना बहुत ज़रूरी है कि आ रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर डेटा का नाम चेंज करके आपको लिखना है कॉलन और पोस्ट। अब डेटा हमारा पोस्ट के नाम से जाना चाहेगा तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट लिख सकते हैं। और इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं कि हमें सिंगल डेटा मिलता है या नहीं। अभी 2 लिखा हुआ है, इसको पर इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल में, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी 2 का डेटा आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। तो रेफ इम्प्लीमेंटेशन वॉल्यूम मतलब वैल्यू, और देखिए ID 2 सेकंड वाले का दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1 करूँ तो मुझे 1 वाले का दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 का आपको दिखेगा।
तो ये 1 का डेटा हमें दिखा रहा है, यानी कि हमारा काम कर रहा है। नहीं, ये 1 2 3 का ले लिया, अरे भाई ये 1 सिर्फ 1 का दिखाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको 1 का दिख जाएगा। देखिए जिसकी ID 1 है उसका बॉडी और उसका टाइटल आपको देखने को मिल जाता है। बस हमें यहाँ पर उसको फेच करवाना है। अब मतलब ये जो कंसोल में दिख रहा है उसको बस यहाँ पर लगाना था। ये तो बहुत ही आसान सा काम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइए और पोस्ट में इसका नाम रखा हुआ है तो इसको हम लोग भेज देंगे एक एक करके। जैसे ID, तो ID हमारा ये डायनेमिक होगा, ये डायनेमिक प्रॉप होगा हमारा। तो हमने ये ID लिखा, इसको लिखेंगे post.id, बिकॉज पोस्ट में सब कुछ है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था post.id करेंगे तो ID चला जाएगा। उसी तरीके से और क्या भेजना है, हमें भेजना है टाइटल। तो टाइटल और जाएगा post.title इस नाम से। फिर यहाँ पर बॉडी, और बॉडी हमारा चला जाएगा post.body नाम से। अब ये कहाँ जाएगा, पोस्ट डिटेल। तो पोस्ट डिटेल हम लोग डिफाइन प्रॉप करेंगे और ID, टाइटल और बॉडी ये हम लोग कैप्चर कर लेंगे, फिर इसको दिखा पाएंगे। तो ये हमारा पोस्ट डिटेल का कंपोनेंट। यहाँ पर ये डेटा हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा दूँ, इमेज रहने देते, बिकॉज इमेज हमारे पास है नहीं। और यहाँ पर आपको लिखना है डिफाइन प्रॉप ID, टाइटल और बॉडी। ये लिखा इमेज एज इट इज़ रहेगा, इमेज कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमें टाइटल ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जगह पर बॉडी लिखना है। अगर बॉडी आपको छोटा लगे तो आप यहाँ पर 1-2 बार और लिख दीजिएगा, बाद में उसको करके दिखाऊंगा। पहले ये एक बार ही करते हैं। ये किया, इसको हटाते हैं। बॉडी है, बाकी शेयर ऑन नीचे एज इट इज़ रहेगा। इसको सेव किया, अभी देखते हैं कि हमारा ये दिखता है या नहीं। यहाँ पर आया और यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये क्या हो गया भाई, वाइट पूरा हो गया। देखिए होम पेज में वेलकम टू ब्लॉगिफाई दिख रहा है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंगल वाले का ब्लैंक पेज मिलेगा। ब्लैंक पेज क्यों मिल रहा है भाई, इंस्पेक्ट करके देखते हैं एक बार ज़रा। कंसोल में यहाँ पर एक हमें मिल रहा है अनहैंडल्ड एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रेंडरिंग फंक्शन ID, और ये मिल कहाँ पर रहा है, हमें चंक में कहीं मिल रहा है। ये ID पे दिख रहा है इस पे। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हमने किया कोड में। ओके, इसमें हम लोग एरर को भी मेंशन करते हैं कि एरर अगर आए तो क्या होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं एरर को ठीक करके फिर हमें देखिए एरर कैसे आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया मैं पहले इंडेक्स्ड व्यू पे और यहाँ पर ये चेक करेगा कि अगर if अगर एरर है तो एरर जो भी होगा वह हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो एरर को आपको प्रिंट भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर एरर लिख दीजिए, आपको एरर अकर्ड और आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से ये div रन करने से पहले चेक करें कि एक div के अंदर इसको डालते हैं और कहते हैं कि वी एल्स इफ पहले चेक करो कि डेटा है या नहीं, मतलब डेटा में सारा कुछ आ रहा है या नहीं, उससे पहले मत इसको रन करो। और ये भी अगर हो जाता है तो आप चाहें तो लोडिंग भी इसमें करवा सकते हैं कि अगर एरर भी नहीं है और आपका डेटा भी है तो आप लोडिंग इस तरीके से लोडिंग वाला करवा सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यही सेम चीज़ मैं कर देता हूँ किस पे, ID वाले पे। यहाँ पर भी तो यहाँ पर आइए और ये लिखा, फिर इसको हटाना है यहाँ से। चलिए हाँ, इसको यहाँ से हटाना है, div लिख के और इसके अंदर पेस्ट कीजिए। और ये जो हमारा है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। बस हमें यहाँ पर ID, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये हमारा पोस्ट में है तो हमें यहाँ पर पोस्ट लिखना पड़ेगा बजाय इसके। पोस्ट लिखिए और लोडिंग वाला भी मैं इसमें लिख देता हूँ। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर है, पेस्ट किया। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या हमारा एरर आता है। अगर एरर आता है तो वो हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। सो इसमें हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको और एक बार हार्ड रिफ्रेश करता हूँ मैं। हार्ड रिफ्रेश किया मैंने और देखिए हमारा ये अभी यहाँ पर सही काम कर रहा है। लेकिन जैसे हम लोग रीड मोर पे चलते हैं, ये में वाइट देखिए लोडिंग दिखता है, फिर हमारा ये डेटा दिखता है। मतलब उससे लोडिंग होने में टाइम लगता है। जब तक लोडिंग होने में टाइम लगता है तब तक हमारा ये एग्जीक्यूट ना हो। ये जो हमने लिखा हुआ है कहाँ गया भाई, ये एग्जीक्यूट ना हो, बिकॉज डेटा आया नहीं है और हम लोग ID को एक्सेस करेंगे तो वह तो काम नहीं बनेगा, तो एरर हमें देगा, इसीलिए वह एरर हमें दे रहा था। तो अभी हमने उसको फिक्स कर दिया हुआ। इस तरीके से चीज़ें लिख के हमारा लोडिंग की जगह पर आप कोई सर्कल घुमा सकते हैं, बिकॉज ये API हिट होकर डेटा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा समय लेगा। तो आप सर्कल घुमा सकते हैं जिससे यूज़र को पता चले कि नहीं भाई सर्कल घूम रहा है, लोडिंग हो रहा है, डेटा हमारा आएगा। तो उसी तरीके से जब वापस होम में जाते हैं तो उसमें भी आपको गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा, लेकिन या फिर लोडिंग दिखेगा जो भी आप लिखेंगे। लेकिन अगर कम समय है तो आपको वह दिखेगा नहीं, डायरेक्टली आपको डेटा दिख जाएगा, जैसे हमारे केस में अभी दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक लोडिंग दिखा, जैसे हमारा डेटा आता है वैसे फिर हमें ये दिख जाता है। वापस से हमें चलते हैं, यहाँ पर दिखता नहीं है, डायरेक्टली हमें डेटा दिख जाता है, मगर फिर भी हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। तो अब हमारे यहाँ पर कोई एरर नहीं। तो एरर आने का वजह वही था कि डेटा आने से पहले उसको एक्सेस किया जा रहा था। अब हमारा ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉडी है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा दिख रहा है, मज़ा नहीं आया। उसको करने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये जो बॉडी है इसको 2-4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 2-4 बार और कॉपी पेस्ट करें, इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा।
तो ब्लॉग पोस्ट एक्चुअल ब्लॉग पोस्ट की तरह दिखेगा, दिख रहा है। तो अभी हमारा ये सही काम कर रहा है। अगर हम लोग इसमें क्लिक करें तो इसका अपना जो डेटा है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो अपना डेटा है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक सर्कल लगा लीजिएगा जो गोल गोल घूमता है ना, उस तरह के एनिमेटेड सर्कल कहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा यहाँ इस लोडिंग वाले को हटाकर यहाँ इस जगह पे, ठीक है। बस इतना काम कीजिएगा और ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। बट कुछ चीज़ें और, हमने ये पूरा का पूरा नेक्स्ट एक क्रैश कोर्स की तरह आप इसको समझ सकते हैं। पूरा हमने देख लिया कि कैसे आप पेजेस क्रिएट करेंगे, कैसे लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे डिफ़ॉल्ट लेआउट कस्टम लेआउट कैसे बनाते हैं, कैसे आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, और कैसे इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने देखा। कैसे API फैच कर सकते हैं वो भी हमने देखा। कैसे API से सिंगल डेटा फैच कर सकते हैं वो भी हमने देखा। कैसे आप यूज़ लेज़ी का यूज़ कर सकते हैं वो देखा। कैसे हम लोग यूज़ राउट का यूज़ कर सकते हैं हमने वो भी देखा। थोड़ा सा SEO के बारे में बताऊँ मैं, तो आप यूज़ हेड का यूज़ कर सकते हैं SEO के लिए। इसमें मेटा भी आप डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ टाइटल डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको भी कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब दिखाई देता है लेकिन ये अजीब से दिखाता है, लोकल होस्ट 3000। अबाउट में जाएंगे तो आपको लोकल 3000/अबाउट दिखाई देगा। बट आप ये टाइटल चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज करने के लिए आपको, जैसे मुझे चेंज करना है कहाँ पर, मुझे चेंज करना है इंडेक्स पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर यूज़ हेड लिखना है। यहाँ पर ये यूज़ हेड और इसके अंदर में एक प्रॉपर्टी है टाइटल करके। यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे मैंने होम लिखी बिकॉज ये होम पेज है। तो अभी आपको वहाँ पर लोकल होस्ट ये नहीं दिखेगा, बजाय आपको सिर्फ होम दिखेगा। देखिए होम दिख रहा है बहुत बढ़िया से। उस तरीके से अबाउट के लिए भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा कैशे वगैरह के लिए। देखिए अभी हमारा ये दिख रहा है, इसमें हम अबाउट लगाएंगे। इसी को कॉपी कीजिए और अबाउट वाले पेज में जाइए। अबाउट वाले पेज में यहाँ पर अबाउट वाले पेज सबसे ऊपर आना है। ये सबसे ऊपर आया मैं, और यहाँ पर लिखिए अबाउट बिकॉज ये अबाउट पेज है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट वाले पेज में आप जा सकते हैं और सबसे ऊपर आइए और यहाँ पर आप लिखिए कॉन्टैक्ट। ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इन सभी में जाके, तो होम में है तो होम दिखता है, अबाउट में अबाउट दिखता है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट दिखता है। अगर मैं किसी एक पोस्ट डिटेल पे जाऊँ यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर होम ही दिखता है। होम नहीं दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए पोस्ट डिटेल। इसलिए हम उसको भी चेंज कर लेते हैं। बस हमें क्या करना है, वहाँ पर जाके पोस्ट डिटेल लिख देना है। तो चलिए यूज़ हेड का यूज़ करेंगे। किस पे लिखना पड़ेगा, हमारा जो डायनेमिक पेज है उस पर, यानी कि ID वाले पे। यहाँ पे तो यहाँ नहीं, यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है यूज़ हेड पोस्ट डिटेल। अभी हमें यहाँ पर पोस्ट डिटेल देखने को मिलेगा। देखिए पोस्ट डिटेल दिख रहा है। तो बस होम में जाएंगे तो होम टाइटल दिखेगा, पोस्ट डिटेल में तो पोस्ट डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। बाकी इमेज हमारे स्टैटिक है, सभी के लिए सेम दिखेगा। तो ये पूरा नेक्स्ट 3 था हमारा। बस इतना ही, इतना आपने समझ लिया तो आप नेक्स्ट 3 में आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये बैकएंड पर भी काम करते हैं कि आप इससे API बना सकते हैं और डेटाबेस से भी कनेक्शन बना सकते हैं। मैं आपको API एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। इसमें एक बेसिक सा हम लोग कोड में आते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस सभी क्लोज सबको क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल। देखिए अगर आपको बनाना है API यानी कि बैकएंड का काम करना है, तो उस केस के लिए आपको एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा नया, जिसका नाम रखेंगे सर्वर नाम से फोल्डर बनाइए। और इसके अंदर में आप सर्वर रूट्स बना सकते हैं, सर्वर मिडलवेयर बना सकते हैं, सर्वर के सारे काम कर सकते हैं यानी कि बैकएंड के। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और API बनाना है तो मैं API नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। ये API नाम से ही बनाना है, किसी और नाम से नहीं बना सकते। मतलब बना सकते हैं और भी अलग अलग नाम है, बट जो स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं सिर्फ वही नाम बनाना है और कोई नहीं। तो यहाँ पर API नाम से बना है। इसमें एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। इस फाइल का नाम रखते हैं products.js या TS फाइल आप बना सकते हैं। और इसमें एक इवेंट हैंडलर होता है जिसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम है डिफाइन इवेंट हैंडलर। इसको लिखना ही है, ये लिखना मस्ट है इस पर। और इसमें हमें मिलता है इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉल बैक। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे इवेंट, और फिर आप यहाँ पर अपना जो API का पूरा काम होता है वो आप कर सकते हैं। इसमें अभी सिर्फ आपको रिटर्न करके दिखाऊँ एक जेसन डेटा, बिकॉज API जेसन डेटा रिटर्न करता है। तो मैंने API लिखा और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ एन API। अभी इसको हिट कैसे करेंगे, यहाँ एरो लिखना है। इसको हिट कैसे करेंगे, इसको हिट करने का सर्वर के अंदर जो भी आप बनाते हैं, जैसे API मतलब /API/ जो फाइल का नाम है वो हमें रूट बना कर देता है ये बैकएंड का। तो इसमें हिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डोमेन पर आइए, यहाँ पर /API/products ऐसे लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए और आपको वही मिलता है पेज नॉट फाउंड। बट आपको सर्वर जब आप रीस्टार्ट करेंगे एक बार
इसको स्टॉप कीजिए, एक बार रीसेट कीजिए, फिर आपका ये काम करेगा। बिकॉज ये बैकएंड का है तो सर्वर आपको रीसेट करना पड़ सकता है। तो सर्वर रीसेट होने देते हैं और ये हमारा एज API हमारा काम करेगा। यानी कि अभी जो लोग ब्लॉग पोस्ट का API हिट कर रहे थे वो API आप यहाँ से भी बना सकते हैं अपना खुद का। तो देखिए वापस से मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये API वो डेटा में देखने को मिल जाता है। दिख रहा था एक आप पूरा का पूरा API भी क्रिएट कर सकते हैं बैकएंड का इसमें। और यहाँ डेटाबेस से कनेक्शन भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप मॉडल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जैसे MongoDB का एग्जांपल मैं ले लूँ, मैं दिखा नहीं रहा बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे MongoDB का आपने मेरा एक्सप्रेस का देखा होगा, एक्सप्रेस MongoDB ये सब कोर्स आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कैसे MongoDB है, कैसे एक्सप्रेस में काम करता है। उस तरीके से आप यहाँ पर एक बना सकते हैं मॉडल नाम का फोल्डर और उसमें मॉडल बना सकते हैं MongoDB का। आप DB कनेक्शन नाम का एक फाइल बना सकते हैं जिसमें आप डेटाबेस में एक MongoDB से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक प्लगइन बना सकते हैं, यूटिल बना सकते हैं और डेटाबेस से कनेक्शन भी बना सकते हैं। डेटाबेस से डेटा खींच के ला के और फिर जेसन डेटा के तौर पर इसको रिटर्न करवाइए। फिर ये जो API है इसको हिट करने के लिए फ्रंट एंड से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है यूज़ लेजी फेच या फिर यूज़ फेच का। जैसे कि मुझे ये वाला जो मेरा बैकएंड का काम है API इसको मुझे यहाँ पर हिट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको हिट करने के लिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको हिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हिट करने के लिए कोई यूज़ लेजी फेच या फिर यूज़ फेच, मैं आपको यूज़ फेच से दिखा देता हूँ। इस बार यूज़ फेच ऐसे आपको लिखना है और यहाँ पर पोस्ट ये एरर वगैरह हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट ताकि हमारा एरर ना आए, प्रोडक्ट्स ऐसे लिख दिया। और यहाँ जब आपको URL बनेगा इसका, ये जो आपका बनेगा वो बनेगा क्योंकि ये आपका विद इन एप्लीकेशन है। ये वाला API से आपको डेटा खींच के लाना है तो आपका ये है API के अंदर में, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा /API/products। और ये यूज़ फेच क्या करेगा, API प्रोडक्ट्स यानी कि इस वाले API के अंदर जो प्रोडक्ट्स फाइल है इसको हिट करेगा और इसमें से जो भी रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न करके आपको इस प्रोडक्ट्स पे दे देगा। आप इसको चाहें तो console.log करके यहाँ पर देख भी सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये सर्वर का काम हमारा बैकएंड का काम हो गया जहाँ पर आप अपना API बना सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब जो डेटा हमारा बनेगा, जो API रिटर्न करेगा, वह आप अपने फ्रंट एंड में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेव किया और इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखना चाहिए हमें। इंस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कंसोल में आते हैं, यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश किया। देखिए एक रेफ इम्प्लीमेंटेशन में दिख रहा है। यहाँ पर आते हैं वैल्यू और प्रॉक्सी, यहाँ से ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आपको दिखा API, दिस इज एन API। बस यही तो दिख रहा था। ये तो हमारा, इससे भी हमें यही चीज़ें मिलेंगी। बस अब आप इसको यहाँ जैसे दिखाना चाहें अपने टेम्पलेट में दिखा सकते हैं। तो जो बैकएंड का काम आप लारावेल से या फिर DRF से या फिर नोड एक्सप्रेस से क्या करते थे, वही बैकएंड का काम आप नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। बिकॉज ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, यानी कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का काम आप इसमें कर सकते हैं। और बैकएंड का काम करने के लिए आपको सर्वर नाम का एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर में आप अपना API वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाने का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वह हो सकता है पॉसिबिलिटी से। अगर आप मेरा वो कोर्स देखेंगे जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला कोर्स, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी मैंने उसको अपलोड नहीं किया है, ये थोड़ा सा समय लगेगा, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा अभी मैंने इतना ही बस इसमें डाला हुआ है, इसमें समय लगेगा आने में। मैं इसको अभी अपलोड ही कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर सीखना चाहें तब इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा शुरू से अंत तक। तो ये है और इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी आप अगर इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप ऑफिशियल डॉक में जाइएगा नेक्स्ट के, और यहाँ से आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं और डेप्थ में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए ये वाला, और धीरे धीरे ही सही लेकिन इसमें सीखिए थोड़ा सा समय देकर, तो आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, फ्रंट एंड से भी और बैक एंड से भी, दोनों ही तरीके से मैंने इसमें बहुत ही डेप्थ में बताया हुआ है, जो धीरे धीरे करके आएगा लेकिन आएगा ज़रूर पूरा का पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों यही था क्रैश कोर्स में, बस इतना ही रखते हैं। इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। सो क्रैश कोर्स में इतना ही है। इतना भी अगर आपने सीख लिया, वैसे इतना भी अगर आपने सीख लिया तो आप थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट तो आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं नक्षत्र का, अगर आपने ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स देख लिया है उस केस में। ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो डेप्थ में सीखना नहीं चाहते हैं, फिर उतना ज़्यादा समय देना नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ। लेकिन अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं कोड, ये कोड आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा। मैं इसको पुश कर देता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और पब्लिश टू गिटहब, और इसको पब्लिक रेपो में रखते हैं, और आई बिलीव ये हमारा गिटहब में जा रहा है। ओके, ब्रांच हमारा पुश हो रहा है। ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा, अगर आपको वहाँ पर चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। मैं ओपन गिटहब पे करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा है, ये नाम रहेगा हमारा Geekishow1 मेरा गिटहब अकाउंट है। इसमें नक्ष 3 क्रैश कोर्स के नाम से हमारा ये पूरा का पूरा
मैंने कोड यहाँ पुश कर दिया, इनके सब कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्रैश कोर्स का पूरा कोड यहाँ पर रखा हुआ रहेगा। सो दोस्तों बस इसमें इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।